ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इंटरप्रिटेशन क्लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका लिंक ऊपर दिया गया है एंड डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज हम डिस्कस करेंगे बाकी सारे छोटे छोटे जो इंटरप्रिटेशन डेफिनेशंस है उसके बारे में। पहला जो है इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है बहुत ही सिंपल है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब इसको एकदम अचानक से पढ़ोगे तो क्या लगेगा कि क्या है ये चीज़ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब देखो इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। टेस्टामेंट्री का मतलब जो इंसान मरने के बाद विल से किया जाता है उसको हम टेस्टामेंट्री बताते हैं, लेकिन नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो विल नहीं है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो विल नहीं है। अब इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर बेस करके हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब ट्रांसफरर से ट्रांसफरी तक जो लीगल डॉक्यूमेंट उसको पावर देता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है जिस लीगल डॉक्यूमेंट्स के तहत, उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जब हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं तब हमें ये याद रखना चाहिए कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डील करता है एंड दूसरा लिविंग पर्सन्स के बीच इस ट्रांसफ़र होना चाहिए। मतलब जो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है वो जिंदा होना चाहिए, जिसके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है वो भी जिंदा होना चाहिए। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंट्रा विवोस ट्रांसफ़र। अब इलस्ट्रेशन का बगैर इंस्ट्रूमेंट कैसे समझोगे? इंस्ट्रूमेंट के इलस्ट्रेशंस है रजिस्टर्ड डीड, गिफ्ट डीड, लीज डीड, ये सारे चीज़ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये है अटेस्टेशन। व्हाट इज अटेस्टेशन? एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट। ना दूसरा डेफिनेशन जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है ये है अटेस्टेड। सॉरी, तीसरा डेफिनेशन है अटेस्टेड। अब अटेस्टेशन का मतलब ये है कि दो विटनेस के तहत किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को अगर उसमें साइन किया जाता है, लेकिन कौन होंगे ये दो विटनेस? ये दो विटनेस वही पर्सन हो सकता है जिसको ट्रांसफरर, मतलब जो पर्सन ट्रांसफ़र करना चाहता है उसके द्वारा एक्नॉलेज्ड पर्सन होना चाहिए। मतलब ट्रांसफरर ने बोला है हाँ करना है तो करना है। अगर कोई तीसरा पर्सन बोलता है कि तुम विटनेस बन जाओ, लेकिन ट्रांसफरर का उसमें एक मत नहीं है तो फिर नहीं करना है। ये दो विटनेस तब जाकर अपने सिग्नेचर करेगा, अपने साइन करेगा जब देखेगा कि जो ट्रांसफरर, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसने अपना सिग्नेचर कर दिया है, उसके बाद ही ये लोग सिग्नेचर करेंगे। एंड जो सिग्नेचर करेंगे विटनेसेस, दो विटनेस, ये अपने ओनर के सामने ही करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया उसका ऑथेंटिसिटी क्या है। जब बाद में कोर्ट में जाके एविडेंस पेश किया जाएगा तब जो लीगल डॉक्यूमेंट है इसका ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए विटनेसेस को काफ़ी टाइम बुलाया जाता है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या हर एक व्यक्ति विटनेस हो सकता है? आंसर है नहीं, हर एक व्यक्ति नहीं। जो पर्सन 18 साल के ऊपर है, जो साउंड है, जो मेजर है, वही विटनेस बन सकता है। एंड दूसरा चीज़, जो ओनर है उसके नॉलेज में होना चाहिए, वो एक्नॉलेज करना चाहिए, नहीं तो वैलिड विटनेस नहीं हो पाएगा। मतलब अगर ट्रांसफर ही बोल रहा है तो फिर नहीं होगा, अगर ट्रांसफरर बोल रहा है उसका अगर नॉलेज पे है तो फिर होगा विटनेस, अदरवाइज ही इज नॉट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन का डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा उतना अच्छा दिया नहीं गया है स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये समझ लो कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से ये रेगुलेट होता है। एंड दूसरा चीज़, ये एक लीगल प्रोसेस है। किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, तो उसके रिकॉर्डिंग होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वो आता है। जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये आता है, जो कि फाइनल स्टेप है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का। एंड जो लीगली वैलिड ट्रांसफ़र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है रजिस्ट्रेशन।
जैसे कि आप बेयर एक्ट में देख सकते हैं, रजिस्टर्ड मीन्स रजिस्टर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज टू व्हिच दिस एक्ट एक्सटेंड्स अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ये रेगुलेट होता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन इस पे आता है, व्हाट इज नोटिस। नोटिस का मतलब क्या है, इसका पर्पस होता है कि टू अवेयर द पीपल। किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें पर्सन्स को अवेयर करने के लिए नोटिस दिया जाता है। नोटिस इज समथिंग दैट ही एक्चुअली नोज द फैक्ट। लेकिन नोटिस के टाइप्स भी पूछा जाता है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नोटिस अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एक्चुअली नोटिस टू टाइप्स के होते हैं यहाँ पर, जो मैंने टेक्स्ट बुक से पाया है। एक है एक्चुअल नोटिस, एक दूसरा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक्चुअल नोटिस का मतलब वो पर्सन ने सर्चिंग किया, उसके पास डेफिनेट नॉलेज है ऑफ द फैक्ट, उसके पास डॉक्यूमेंट है राइटिंग में जहाँ पर उस पर एक्सप्रेस्ड नॉलेज है, तो फिर उसको हम एक्चुअल नोटिस या एक्सप्रेस नोटिस कहते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, इसका मतलब हम यहीं से पकड़ेंगे कि ये ऐसा टाइप ऑफ नोटिस है जो कि प्रॉपर नोटिस नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर बेस करके हम ये कह सकते हैं कि पर्सन के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी था कि वो अगर ट्राई करता तो उसे नोटिस मिल जाता, उसे पता चल जाता, उसको एक्चुअल फैक्ट क्या है उसके बारे में नॉलेज आ जाता, लेकिन उसने खुद से विलफुल एब्स्टिनेशन किया है, उसने ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखाया है, तो इसीलिए उसको नोटिस नहीं मिल पाया। तो फिर इसको हम मानेंगे कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस उसके पास था। ये थोड़ा सा एविडेंस के अंदर घुस जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस को हम सेम पैरेलल पावर में रखते हैं एज टू द एक्चुअल नोटिस। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो इंटरप्रिटेशन हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, डिफाइन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या चीज़ है, इसको जानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन ऑफ डेट जानना पड़ेगा। डेट मतलब हम किसी से पैसा उधार ले रहे हैं। अब डेट दो तरीके का हो सकता है, एक सिक्योर्ड डेट एंड दूसरा अनसिक्योर्ड डेट। सिक्योर्ड डेट में क्या होता है, जब पर्सन किसी पर्सन को दूसरे पर्सन को पैसा उधारी देता है, तब उसने सिक्योरिटी के तौर पे कुछ चीज़ें रख लिया अपने अपने पास। ये सिक्योरिटी किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, या जब तक हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी या लैंड को हम एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं। इसका पर्पस ये है कि अगर उसने डेट नहीं चुकाया तो फिर हम सिक्योरिटी से डेट का जो मनी है ये बेच के हम उस मनी को अपने अपने पास रख लेंगे। लेकिन दूसरा टाइप डेट आता है जो कि है अनसिक्योर्ड डेट, जिसमें हमने किसी पर्सन को पैसा उधारी तो दिया, लेकिन उसके लिए उसके अगेंस्ट हमने कुछ चीज़ें सिक्योरिटी में नहीं रखा। तो एक्शनेबल क्लेम उस टाइप के डेट है जो कि अनसिक्योर्ड मनी डेट है। इसमें आपके पास राइट तो रहता है कि आप दूसरे पर्सन से पैसा वापस ले लो, लेकिन आपने कुछ सिक्योरिटी नहीं रखा। जब आपने कुछ सिक्योरिटी नहीं रखा, जब आपके पोजीशन में एक्शनेबल क्लेम नहीं है, तब आप इसको सिर्फ लीगल प्रोसेस से ही क्लेम कर सकते हो। इसका एक इलस्ट्रेशन देता हूँ आपको। मान लो कि ए एंड बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए को सेंड करना है 100 बैग्स ऑफ व्हीट एंड बी उसके अगेंस्ट में 10,000 रुपये देगा। बी ने क्या किया, पहले ही 10,000 रुपये ए के पास सेंड कर दिया। अब ए के गोडाउन पे 100 बैग्स ऑफ व्हीट, गेहूं, ये रखा हुआ है, ये बी के पास नहीं है, लेकिन बी ने उसका पैसा पहले ही दे दिया। अब जो बेनिफिट है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है 100 बैग्स ऑफ व्हीट, ये अभी ट्रांसफ़र होना बाकी है। इसको हम कहेंगे एक्शनेबल क्लेम। इसके अगेंस्ट में बी ने कुछ चीज़ सिक्योरिटी पे नहीं रखा, बी ने पैसा पेमेंट कर दिया, तब बी एक लीगल एक्शन ले सकता है। लीगल एक्शन के तहत ही अपने राइट को मांग सकता है। तो इसमें आपको ये पता चलता है कि एक्शनेबल क्लेम, इसका अगर डेफिनेशन को समझे तो पहला चीज़ ये एक अनसिक्योर्ड डेट है, एंड दूसरा चीज़
ये डेट भी हो सकता है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी हो सकता है। तीसरा चीज़, एक्शनेबल क्लेम 4 टाइप्स के हो सकते हैं, जो एग्जिस्टेंट है, एक्यूरिंग है, कंडीशनल है या कंटिंजेंट है। तो ये कुछ चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के साथ आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का वीडियो जरूर देखें, उसको भी मिस ना करें। आफ्टर सीइंग दैट योर नॉलेज विल कम टू द फुल सर्कल। वीडियो पसंद आया तो गिव इट a like, subscribe to the channel and share it to your friends. Thank you so much for joining this discussion. Thank you so much.